आओ भाई लोगों, आज की पहली क्लास है हम लोगों की, ठीक है, क्लास 12th की, और थोड़ी सी बेसिक क्लास भी रहेगी। आज ये अंतर भी समझाया जाएगा कि 11वीं जो तुम लोगों ने पढ़ी और अभी करेंटली जो 12वीं तुम लोग पढ़ रहे हो उसमें बेसिकली अंतर क्या है, किस तरीके से अपन लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से अपन लोगों को आगे बढ़ना है, ये चीज भी हम इसी क्लास के अंदर देखेंगे। हम बात कर रहे हैं बेसिकली क्लास 12th की। सबसे पहला काम ये होता है हम लोगों का, और जो हमको करना चाहिए कि जो चीज हमको पढ़नी है उसके बारे में जरा जान लें कि हमको पढ़ना क्या क्या है और कितना कितना पढ़ना है। और मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि 12th के अंदर जो कंटेंट है वो 11th के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो पूरी 12th क्लास में 9 यूनिट हमारे पास हैं। कितनी यूनिट है? 9। शुक्र मनाओ कोविड का, जिसकी वजह से 1 यूनिट तुम्हारे सिलेबस से हटी हुई है अभी तक, वरना टोटल 10 यूनिट हुआ करती थी। तो टोटल 9 यूनिट हम लोगों के पास में है, जिसमें पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी यूनिट है भाई मैग्नेटिज्म, चौथी यूनिट है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एसी, पांचवी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, छठी यूनिट ऑप्टिक्स, सातवीं यूनिट डुअल नेचर, आठवीं यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, सब इसमें आ जाएगा जो भी केमिस्ट्री में पढ़ा है 11th क्लास में। और 9वीं यूनिट जो हम लोगों के पास है वो है सेमीकंडक्टर्स। जो 9th और लास्ट यूनिट हम लोगों के पास में है वो है सेमीकंडक्टर। सवाल ये पैदा उठता है, तुम लोग सोच रहे होगे कि मास्टर ये सब क्यों बता रहा है हमको। कारण है, अभी तुमको समझ में आ जाएगा क्यों बता रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझना, ये 9 यूनिट है, इनके अंदर चैप्टर्स हैं। इनके अंदर क्या है? चैप्टर्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा नहीं, बस 4 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी ज्यादा नहीं है, 2 ही चैप्टर हैं। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में 4 हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से एसी में 3 हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 1 है, और ऑप्टिक्स में भी ज्यादा नहीं है, बस 6 हैं। डुअल नेचर में 1 है, न्यूक्लियर फिजिक्स में 2 हैं, और सेमीकंडक्टर्स में 2 हैं। इसमें 3 हुआ करते थे सेमीकंडक्टर में, 1 चैप्टर हटा दिया, लॉजिक गेट्स। ठीक है भाई, तो सिलेबस अभी बहुत कम कर रखा है। सो टोटल अगर ऐड कर लोगे तुम लोग तो 4 और 2 6, 4 10 3 13 14 20 21 और 2 23 और 2 टोटल कितने चैप्टर बने? 25 चैप्टर बने। टोटल कितने चैप्टर बने भाई? 25 चैप्टर, जिससे पता लगता है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं जो पहाड़ चढ़ना है वो है तो बहुत बड़ा। ये 25 चैप्टर हैं, हम इनको 25 चैप्टर्स में ही डिवाइड करके पढ़ेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े से कम है, एनसीईआरटी में 15-16 चैप्टर हैं, लेकिन हमने उन 16 चैप्टर को कितने चैप्टर्स में ब्रेक कर दिया? 25, और हम 25 पार्ट में ही इसको पढ़ेंगे। अब मजे की बात क्या है समझो, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे इंस्टीट्यूट का मोटो है कि भाई वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। अब हम गधे तो नहीं है कि पागल की तरह लगे रहें और मजा आ जाए, नहीं, पागल की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। समझो, यूनिट नंबर 1 to 4 और ये यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 1 to 4 और ये यूनिट नंबर 6, ये मिलकर के तुम्हारे सिलेबस का 80% बनाते हैं। कितना परसेंट बनाते हैं? 80% इन्हीं में है जो कुछ भी रामायण है।
और बाकी का एक तो ये चैप्टर ईएम वेव्स और ये बाद के 3 चैप्टर, ये बाकी का 20% बनाते हैं। ये बाद के 3 चैप्टर तो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा हैं, जो हर एक कंपटीशन में अच्छे खासे सवाल लेकर के आता है। मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। मजे की बात क्या है कि इस बाकी के 20% के जो नंबर हैं पेपर में, वो लगभग उतने ही हैं जितने इस ऊपर वाले 80% के हैं। मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि उस 80% को 36 नंबर मिले हैं और बाकी के 20% को 34 नंबर मिले हैं। मतलब समझ रहे हो, इस वाले पार्ट में कोई डेरिवेशन नहीं, ना के बराबर न्यूमेरिकल है, केवल थ्योरी है जिसको लर्न करना है। और पेपर में आता कितने नंबर का है? लगभग 34 नंबर का। और जो बाकी का बचा हुआ 80% पार्ट है, अंधाधुंध डेरिवेशंस हैं, अंधाधुंध न्यूमेरिकल्स हैं, जितने तुम सोच ना सको उससे ज्यादा तो इसमें न्यूमेरिकल्स ही हैं। लेकिन फिर भी पेपर में कितने नंबर का आता है? समझे? वो बात तुमको समझ में आई जो हम कह रहे हैं कि भाई वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। ये 20% को अगर 1.5 महीना भी जान लगा करके पढ़ लिए तो 34 नंबर क्या हो गए? सिक्योर हो गए ना। बात नहीं समझे? तो जब हम फाइनल तैयारी करनी शुरू करेंगे तो हम पहले किसे तैयार करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स को, ठीक है। उसके बाद में हम किस पर आएंगे? क्लासिकल फिजिक्स पर। ये पहली 4 यूनिट और छठी यूनिट क्लासिकल फिजिक्स की है। ये कैसी होती है तुम्हें अभी तुरंत पता लग जाएगा। आज मैं यही यूनिट शुरू करूंगा जिसका नाम क्या है? बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है भाई? चलिए लिखिए इसको अपने पहले पेज पर, यही ओवरव्यू बना डालिए। पहले पेज पर यही ओवरव्यू बना डालिए। दिख तो एकदम क्लियर रहा है ना? हुआ बेटे? लिख लिया? बढ़े आगे? आइएगा, कर देना रब। बहुत बढ़िया, आइएगा। अब बात करते हैं भाई आगे की। तो हम लोगों को आज जो स्टार्ट करनी है वो यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
और जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, तो कौन कौन से चैप्टर हैं जरा वो भी समझ लो। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मेरे भाई चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटेंस। ये 4 चैप्टर इसमें हैं। ये 2 चैप्टर मिलके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 बनाते हैं, जबकि अगले 2 चैप्टर मिलके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बनाते हैं। तो हमने पहले चैप्टर को भी कितने पार्ट में तोड़ लिया? 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। आपको जो बुक मिलेगी हम लोगों की तरफ से, उसमें भी ये चैप्टर 2 पार्ट में ही तोड़ा हुआ है। इसका क्वेश्चन बैंक और इसके नोट्स इसी तरीके से पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी, आपने मार्केट से कोई रिफ्रेशर नहीं लेनी। जिस दिन आप मेरे द्वारा दी गई पुस्तिका के सारे सवाल लगा लें, उस दिन जो आपका मन करे वो किताब खरीदें और जहां से दिल करे वहां से मुझसे सवाल पूछ लें, लेकिन पहले उस किताब के सारे सवाल कर लें जो मैं आपको दूं। समझ रहे हैं बात को? सबसे पहले वो बहुत जरूरी है। बोलो क्लियर हुआ? तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए भाई हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश वाह। इलेक्ट्रिक चार्जेस हम यूनिट पढ़ रहे हैं भाई। हमारी यूनिट का नाम है, ध्यान से समझो, मैं उतारने का पूरा समय दूंगा, अब समझने पे फोकस करो। हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं जानता हूं तुम में से लगभग हर बच्चे की प्रॉब्लम है कि तुमसे न्यूमेरिकल नहीं होते, और वो समस्या खत्म करनी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। आइए समझें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक काम करें, इस वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। एक पार्ट बना इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट क्या बना? स्टैटिक्स। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रो, ये डिराइव्ड है एक ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रा। ग्रीक वर्ड क्या है? और इलेक्ट्रा का मतलब होता है भाई चार्ज। इलेक्ट्रा का क्या मतलब होता है? और जो दूसरा वर्ड है भाई वो है स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टैटिक्स का क्या मतलब है? याद करो 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया था। हाइड्रोस्टैटिक्स में पास्कल्स लॉ पढ़ा था, जिसमें फ्लूइड्स को रेस्ट पे रखा गया था, और हाइड्रोडायनामिक्स में बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी थी, स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ा था, जिसके अंदर फ्लूइड्स को मूव कराया था। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रा का मतलब है चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है किसकी स्टडी से? चार्जेस एट रेस्ट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest। जो डील करती है किसकी स्टडी से? चार्जेस एट रेस्ट। ये कोई तुमसे पेपर में नहीं पूछेगा कि बता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, लेकिन हमें पता होना जरूरी है, और हमें इसलिए भी पता होना जरूरी है। सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को किस पे रखा जाएगा? रेस्ट पे। अगर चार्ज चलने लगता है तो क्या बनाता है? करंट। वो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। करंट बनता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके वापस करंट बनता है, वो हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनती है वो ईएम वेव है, और वो हम यूनिट नंबर। तुमको समझ आई? तुम्हारी पहली बुक पूरी आपस में इंटरकनेक्टेड है और कंप्लीटली डिवोटेड है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसलिए अगर पहली यूनिट समझ नहीं आई तुमको, तो समझ लो पूरी पहली किताब गई।
और यही कारण है कि मैंने तुम लोगों से बार बार ये बोला कि बेशक से रिजल्ट नहीं आया हो लेकिन 12th की क्लासेस लेनी शुरू कर दो, क्योंकि ये निकल गई खोपड़ी में से तो फिर नहीं तुम्हें पल्ले पड़ना कुछ भी, बाद में क्या होगा। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बेसिकली क्या हो गया, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, है ना। चार्जेस की स्टडी होती है, किसकी स्टडी होती है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करने के लिए तुम ध्यान से देखो, हमने एक टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया, चार्ज। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बेसिकली कि चार्ज क्या होता है, तुम लोग 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है तुम लोगों से कि ये चार्ज जो है ना ये क्या होता है। कोई भी बच्चा बताना चाहे कि व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज। कुछ भी, सही गलत कोई भी डेफिनेशन, चार्ज क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन में हेल्प करता है। तिशा बोल रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के कुछ बात कही आर्यन ने। आज एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है? हाँ ना बोलो। क्या मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है? आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। आओ, मान लो मेरे पास 100 रुपए। कितने रुपए? अब भाई उन 100 रुपयों से मैं क्या कर सकता हूं? मान लो मैंने 1-1 रुपए वाली 100 टॉफी खरीदनी, तो उन 100 रुपयों से मैं 100 टॉफी खरीद सकता हूं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं पैसा हूं या मेरे पास पैसा है? पहले ये अंतर समझ लो, मैं पैसा हूं या मेरे पास पैसा है? मेरे पास पैसा, मतलब पैसा मेरी प्रॉपर्टी है। पैसा मेरी वो प्रॉपर्टी है, जो मेरे पास 100 रुपए हैं वो मेरी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं 100 टॉफी खरीद पाया। बोलो सही है? ऐसे ही चार्ज किसी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगा सकता है? फोर्स। अच्छा, फोर्स कैसी लगाएगा? अट्रैक्शन की या रिपल्शन की? बात समझ में आई? मैं पैसा नहीं हूं, मेरी प्रॉपर्टी है कि मेरे पास में 100 रुपए हैं। कैसी प्रॉपर्टी है? जो मुझे इस लायक बना रही है कि मैं 100 टॉफी खरीद पाऊं मेरे भाई। वैसे ही चार्ज भी प्रॉपर्टी है। अगर तुम ये कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है तो ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर क्या है? चार्ज। हां, ऐसा हमेशा पाया गया कि जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर चार्ज जरूर होता है। मतलब हम आज तक इलेक्ट्रॉन को और चार्ज को अलग अलग कर नहीं पाए। बात समझ में आई? तो पहले इसको उतार लो, फिर चार्ज की डेफिनेशन मैं तुम लोगों को डिक्टेट करूंगा। लिखो फटाक से। अभी सिलेबस नहीं शुरू हुआ, बेसिक बेसिक ज्ञान बता रहा हूं मैं तुम लोग को चैप्टर शुरू करने के लिए। मैंने तो नहीं बुलाया आज। वो पता नहीं कौन सी नींद में खोया रहता है। मैंने कहा 4 बजे तो सर की क्लास है, घर का सब क्लास सकते हैं 4 बजे।
उसको यहाँ बिठा लो अपने पास और उसको बोलो कि मैग्नेटिज्म की बैक एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन के आंसर लिख के दिखा और देखना कॉपी ना खोल के देखे। हो गया भाई? डेफिनेशन बोलूं? लिखो जरा। ये जो डेफिनेशन मैं तुम्हें बोल रहा हूं ये विलियम गिलबर्ट ने दी थी। विलियम गिलबर्ट की डेफिनेशन है, लिखिए जरा। अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सर विलियम गिलबर्ट, अकॉर्डिंग टू सर विलियम गिलबर्ट, कॉमा, charge is something possessed by, charge is something possessed by material bodies by virtue of which they can exert electrical forces, they can exert electrical forces on other bodies, electrical forces on other bodies, and can also show response to them, can also show response to them। ठीक है भाई? को आज तक भी कभी बोर्ड में ये नहीं पूछा गया कि भाई ये बात बता दो कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है। अभी बेसिक है, जहां से शुरू होगा मैं तुम्हें बताएगा। ठीक है, आओ जरा बात करते हैं थोड़ी सी और। सबसे पहली बात की जाती है थोड़े से इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। समझिए, ये फैक्ट्स हैं। प्राइवेट स्कूलों में कई बार लोकल टीचर पूछ लेता है, बोर्ड में कभी नहीं आया कुछ भी यहां से, लेकिन फैक्ट्स हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे में किसने बताया? एक व्यक्ति है जिसका नाम है थेल्स ऑफ माइलेटस, ये इसका नाम है। इसके मम्मी पापा को यही अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने यही नाम रखा, थेल्स ऑफ माइलेटस। इस व्यक्ति ने लगभग 500 बीसी में यह बताया था कि चार्ज जैसा कुछ होता तो है, क्या होता है वो नहीं पता, कुछ होता है। इसके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था ड्यूफे। इसके भी मम्मी पापा को यही अच्छा लगा, तो नाम हुआ ड्यूफे। ही सेड दैट चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ड्यूफे ने यह कहा कि चार्ज बेसिकली कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से वो इसे भी नहीं पता था, बस इसने बोला 2 तरीके के चार्ज होते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए, इनका तुमने जरूर नाम सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सुने हो ना नाम? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? ही असाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस टू चार्जेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को साइन असाइन किए, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना, ये इनके नाम हैं, दे आर देयर नेम्स। बच्चों को लगता है कि पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0। ऐसा नहीं है। तुम एक को राम कह दो, दूसरे को श्याम कह दो, कहानी चल जाएगी। समझ रहे हो बात को?
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ये पाया कि पॉजिटिव की जो प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव की प्रॉपर्टी के बिल्कुल क्या है, अपोजिट। इसलिए उन्होंने एक को पॉजिटिव बोल दिया और दूसरे को नेगेटिव। कभी भी अपनी खोपड़िया में यह बात मत घुसने देना कि पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा। वैसे भी फिजिक्स में प्लस और माइनस का कोई मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता। कैसे नहीं होता, वो जब न्यूमेरिकल में कराने लगूंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये तो कुछ इतिहास की बातें हुई, और इतिहास हम पढ़ नहीं रहे, तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज। यहां से अब समझना जरूरी है कि चार्ज का ओरिजिन क्या होता है। तुम में से कोई मुझे बताना चाहे तो जरा बताओ, चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है आखिर? बताइए जरा, किसी को भी नहीं पता? किससे ओरिजिनेट होता है? फ्रिक्शन से। है तिशा, किसने बताया तेरे को? कल लाइव क्लास ली थी, बहुत सही। ओरिजिन ऑफ चार्ज, आओ समझते हैं। मैं एक लाइन लिखूंगा, हो सकता है तुम मुझसे इत्तेफाक ना रखो, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर कि चार्ज जो है वह फ्रिक्शनल है ओरिजिन में। अब तुम कहोगे सर ये क्या उल्टी सीधी बात बता रहे हो, चार्ज का और फ्रिक्शन का क्या लेना देना है? लेकिन मैं यह तुम्हारे सामने साबित कर दूंगा कि हाँ, चार्ज का और फ्रिक्शन का लेना देना है। आओ समझें एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल किसका लेते हैं? सोडियम का। बोलो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाए तो बोलो क्या बनेगी? 281। यही बनेगी, हाँ ना बोलो? इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं जरा। आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है? सही है भाई। ये सेंटर वाला तो हमने बना दिया न्यूक्लियस। क्या बना दिया? न्यूक्लियस। और बाकी की बना दी हमने शेल्स। सही है। इलेक्ट्रॉन अगर मैं भरना शुरू करूं तो यहां पे 2, फिर कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाहर कितना आएगा? तुम्हें ये बताया गया है और ये सिखाया भी गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर मैं तुमसे एक बात कहूं कि भाई क्यों घूम रहे हैं, ये पागल हैं क्या इलेक्ट्रॉन? इनमें दिमाग नहीं है, इनकी बुद्धि खराब हो गई? क्यों घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। तुमने बात एकदम सही पकड़ी भाई। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? एटॉमिक नंबर का यही मतलब होता है ना। और इतने ही इसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है। अरे जब प्रोटॉन होते कहां है? न्यूक्लियस में। कहां होते हैं? अब ध्यान लगा के सोच, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो तुमको नहीं लगता कि ये न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है? जंजीर बांधी हुई है। क्या बांधी हुई है? जंजीर। ये इलेक्ट्रॉन इतना शरीफ नहीं है, भागना चाहता है, लेकिन क्या भाग सकता है? नहीं। मान लो इसने 100 जूल की एनर्जी लगा रखी है। कितने जूल की? तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भाग पाएगा जब तक इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी नहीं हो जाती? उससे पहले तो ये नहीं भाग सकता। अब उतनी अगर इस बेचारे के पास होती तो यहां बैठता ही क्यों? अगर इसके पास इससे ज्यादा एनर्जी होती, सोच के देखो, तो यहां होता ही क्यों? ये नहीं होता, ये लात मार देता इसको तुरंत से पहले। क्योंकि किसी के भी एक तरीके से आजादी तो सबको प्यारी है, इसको भी प्यारी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जैसे तुम्हारी मजबूरी है, तुम अभी बैठ के फिजिक्स पढ़ रहे। तुम क्यों पढ़ रहे फिजिक्स? मिसाल तुम्हें आती नहीं।
तुम्हें अगर फिजिक्स आती होती तो तुम उल्टा मुझे पढ़ा देते कि सर एक काम करो, आप बैठो हमारी जगह पे, हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे आज। समझ रहे हो? वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है, इस पे एनर्जी, लेकिन आजाद होना चाहता है तो तुम करा दो ना इसे आजाद। कैसे आजाद कराओगे? फ्रिक्शन से। तुम क्या काम करो, फ्रिक्शन करना शुरू कर दो। तुम जैसे ही फ्रिक्शन करना शुरू करोगे हीट बननी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ हीट इज अ फॉर्म ऑफ, उस एनर्जी को कौन ले लेगा? इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही बेटे इसकी एनर्जी 100 जूल से फालतू होगी ना, ये इसको लात मार के बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? ये बाहर तो निकल गया, लेकिन जरा दिमाग लगा के सोचो, इस इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकल के क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकल के ये किया कि ये एक इंबैलेंस छोड़ गया। क्या छोड़ गया? कैसे इंबैलेंस छोड़ गया? इधर देख, इसके पास प्रोटॉन अभी भी 11 हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? इसीलिए इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? हाँ ना बोलो, कैसा चार्ज आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? और इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई एक बात बता, भाई आजाद होने के लिए तो सारी कहानी गढ़ी गई, मैं तो नहीं जा रहा किसी के पास। तो हो सकता है ये किसी के भी पास ना जाए। अगर ये किसी के भी पास नहीं जाता और ऐसे ही डोलता रहता है, डोलने का मतलब समझ रहे हो, घूमता रहता है, तो ये एक तरीके का करंट बनाएगा जिसको हम कह देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आसानी से समझने के लिए क्या कह देते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो गई कि चार्ज का ओरिजिन क्या है? फ्रिक्शनल। और अगर अभी भी कहीं डाउट रह गया तो अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, उनसे पक्का क्लियर हो जाएगा कि चार्ज का ओरिजिन क्या है। भाई बात समझ आई? एक और चीज समझो, मैंने ये क्यों कहा कि यही निकलेगा? अंदर वाले क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि ये सबसे दूर है, और फोर्स जो है किसी भी बॉडी पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्योंकि ये सबसे दूर है तो इस पर फोर्स सबसे कम लग रही है, इसलिए यही सबसे आसानी से बाहर आ सकता है। ये भी जाएंगे अंदर वाले भी, लेकिन अंदर वालों को बाहर निकालने के लिए फोर्स ज्यादा लगानी। हाँ ना बोलो, उतारो फटाक से भाई। हेलो, हाँ बाजी, हाँ क्यों? क्योंकि भाई ये तो तेरा काम है ना। हाँ पेन ड्राइव से, हाँ है बाजी, चलो कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगा। हाँ ये मेरे को लग रहा है चल नहीं रहा। नॉर्मल हवा फेंक रहा है।
आइए, डन है? हो गया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे, आओ। अब जरा जरा हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स पर, कि जो बात मैंने अभी कही वह बात मैं किसी तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, या केवल ऐसे ही ड्रामा करने के लिए मैंने बोल दिया कि चार्ज का जो ओरिजिन है वो फ्रिक्शनल है। आओ जरा आपके कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल से सीखें। तुम सबको याद होगा बचपन में तुम लोगों ने एक खेल खेला होगा जिसमें तुमने कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए होंगे और फिर प्लास्टिक का स्केल लिया होगा, उसको अपनी खोपड़िया पे रगड़ा होगा और रगड़ के कागज के टुकड़े उठाए होंगे। सवाल ये है कि स्केल को खोपड़िया पे रगड़े बिना क्या कागज अट्रैक्ट होगा? रगड़ने से क्या हुआ? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से उस कागज पे स्केल पे वैसे ही चार्ज आ गया जैसे फ्रिक्शन से वो इलेक्ट्रॉन भगा था, और उस चार्ज की वजह से ही कागज अट्रैक्ट होता है। हाँ ना बोलो। क्या हो अगर तुम्हारे सर के बाल गीले हों? अगर बाल गीले होंगे तो क्या कागज अट्रैक्ट होगा भैया? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि पानी की मौजूदगी से फ्रिक्शन घट जाता है, और तुम स्केल को बेशक से खोपड़ी में रगड़ लो, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो चार्ज नहीं आएगा, और इस वजह से पानी होने की वजह से यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और मैं तुम लोगों को बताता हूं, मैंने पहले से तैयार करके रखा है। ये गुब्बारा है, इसे कहते हैं बैलूनवा। तुम लोग जन्मदिन मनाते होगे और गुब्बारों को दीवार पे चिपकाते होगे। तुमने कई चिरकुटों को ऐसा करते देखा होगा, ये गुब्बारे को ऐसे घिसे हाथ पे और इस प्रकार से गुब्बारे को चिपका दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं गुब्बारा चिपका हुआ है। अब अगर मैं इसको अपनी खोपड़िया पे रगड़ता नहीं तो क्या ये चिपकता? ये रगड़ने से काहे चिपक गया भाई? इस पे क्या आ गया? चार्ज। इस पे क्या आ गया मेरे भाई? चार्ज, जिसकी वजह से ये चिपक गया। क्या ये ज्यादा देर तक चिपका रहेगा? नहीं, हट जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन ये एग्जाम्पल जरूर है ना। सर्दी में कई बार हम लोग नायलॉन वगैरह के कपड़ा पहन लेते हैं। जब हम बहुत देर तक उस कपड़े को पहन के रखते हैं और फिर जब उस कपड़े को उतारते हैं तो कई बार चट 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 की आवाजें आती हैं। वो आवाज कहां से आई मेरे भाई? कपड़ा तुम्हारे शरीर को रगड़ मार रहा है, उस पर चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, उस चार्ज की वजह से ही वो चट 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 की आवाज आती है। और कई बार तुमने ये भी देखा होगा कि इस परिस्थिति में जब तुम किसी व्यक्ति को ऐसे छू लो तो एकदम से ऐसे झटका लगता है, तुमको लगता है वाह भाई करंट मारा। ये करंट कहां से लगा भाई? ये भी उस चार्ज की वजह से लगा जो तुम्हारे शरीर पे इकट्ठा हो गया कपड़ा पहनने की वजह से। कई बार जब फर वाले कपड़े हम लोग पहनते हैं और बहुत समय तक उस कपड़ा को हम लोग पहन के रखें, फिर एकदम से लोहे वोहे का गेट छू लें तो हमको मजा आता है कि नहीं आता है? झटका लगता है कि नहीं लगता है? वो सब चार्ज कहां से आ रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। कहां से आ रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। और डेली लाइफ एग्जाम्पल देखें। आज एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा घर जाके, रात जब हो जाए कमरे में अंधेरा कर लीजिएगा, शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा, कंघी लीजिएगा और बाल बनाइएगा। बनाते रहिए 2 4 5 मिनट आराम से। हर एंगल से सेट होने जरूरी है ना बाल, तो बनाते रहिए बाल एकदम बढ़िया से। थोड़ी देर के बाद यहां माथे पे स्पार्क दिखना शुरू हो जाएगा जब कंघी को मारेंगे तो, और फिर आनंद आएगा।
चिंता नहीं करो, झटका बहुत जोर से नहीं लगेगा। अब वो स्पार्क कहां से पैदा होना शुरू हो गया? बड़ी देर से कंघी मार रहे हो ना, तो खोपड़िया में क्या आ गया? चार्ज। वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा, इस वजह से क्या पैदा कर रहा है? स्पार्क। क्या पैदा कर रहा है? हाँ ना बोलो। अच्छा, आजकल अगर हम बात करें, हरे कलर की बस बनाते हैं, आओ, डीटीसी ग्रीन कलर की होती है। तुमने देखे डीटीसी देखे हो तुम लोग? आओ, रेक्टेंगल बनाते हैं परफेक्ट वाला एकदम। यार बस सही, बस जैसी नहीं बनी, ज्यादा बड़ी बन गई। हाँ अब सही है। क्या बोलते हो, टायर भी बनाए क्या? ये देख रहे हो, ये ठीक है, बस बन गई, टायर बन गया। ऑब्जर्व करना, अगर नहीं ऑब्जर्व किया हो तो आज घर जाते टाइम ऑब्जर्व करना। तुम्हें ये बस के पीछे एक जंजीर लटकती हुई नजर आएगी, एक चैन लटकी हुई होती है इसके पीछे। क्यों? कोई पकड़ के भागेगा इसको? दूसरी गाड़ी को बांधने के लिए लगाई है। क्यों लगाई है भाई? बस जब चलेगी रोड पे तो हवा इसके सरफेस को रगड़ मार के जाएगी। एयर अगर इसके सरफेस को रगड़ मार के जाएगी तो इस पे चार्ज नहीं पैदा हो जाएगा, और वो चार्ज क्या पैदा कर सकता है? स्पार्क। बस चल रही है सीएनजी से, अगर स्पार्क पैदा हो गया तो तुम्हें नहीं लगता कि जो लोग अंदर बैठे उनकी दिवाली बन जाएगी? हाँ ना बोलो, समझ रहे हो? तो वो स्पार्क ना पैदा हो पाए इसलिए जंजीर लटकाई जाती है। जब बस चलती है तो ये जंजीर टाइम टू टाइम जमीन को टच कर जाती है, और जितना भी चार्ज बना होता है वो सारा कहां चला जाता है? जमीन में। समझे? इसको ना लगाएं और मान लो बहुत ज्यादा बस के ऊपर चार्ज पैदा हो गया और तुम में से कोई सा भाग के चढ़ा बस पे, तो बस में चढ़ेंगे, जैसे ही उसके सरफेस को छुएगा एकदम से क्या लगेगा? झटका। साले चढ़ने की बजाय रोड पे गिरेगा धबाक से। आई बात समझ में? इसलिए भी जरूरी है। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि बस में तो जी जंजीर लगा दी, कार में तो ऐसा नहीं होता। भाई कार छोटी होती है, उसका एरिया कम होता है, तो कार का काम टायर कर देते हैं। कार के जो टायर्स होते हैं ना, वो कंडक्टिंग होते हैं। टायर्स क्या होते हैं? अगर मेरी बात का भरोसा ना हो तो जिसके घर में गाड़ी है, आज क्या काम करो, अपने घरों में जाओ, गाड़ी का एक टायर निकालो, उसमें से हवा निकालो, मिट्टी का तेल डालो, आग लगा दो टायर में। अरे फिजिक्स के नाम पे इतना तो कर ही सकते हो। और सुनो, मेरी कोई जिम्मेदारी, कहीं कल को पैसे मांगने आ जाओगे, सब पैसे दो, आपने बोला था, जब उसको जलाओगे तो तुमको उसमें कंडक्टिंग रिंग्स मिलेंगी, मेटालिक रिंग्स मिलेंगी टायर में, सब जल जाएगा, वो रह जाएंगी। तो टायर्स कंडक्टिंग बनाए जाते हैं। ये सवाल एनसीईआरटी में है, और सवाल किस तरीके से है कि व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव रोप्स टचिंग द ग्राउंड। व्हाई? ऐसे व्हीकल जिनमें ज्वलनशील पदार्थ होता है, इनफ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील पदार्थ होता है, उनमें रोप्स होती हैं जो कि ग्राउंड को टच करती है। क्यों? कारण पता चल गया। एक और सवाल है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके टायर्स कंडक्टिंग बनाए जाते हैं। क्यों? सेम रीजन, ताकि चार्ज कहां जा सके? जमीन में। हाँ ना बोलो, बात पल्ले पड़ी। तो इससे भी पता लगता है कि भाई चार्ज का ओरिजिन क्या है? भाई फ्रिक्शन है ना। चार्ज का ओरिजिन क्या है? फ्रिक्शन। टाटा स्काई लगा है तुम्हारे घर पे? इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। अबे मतलब टाटा स्काई नहीं, वीडियोकॉन पीडियोकॉन किसी का भी हो, डिश लगाओ, लगा है, उसका एंटीना भी होगा, फिर तो ऐसे खड़ा होगा, ऐसे कई सालों से ऐसे ही है। कभी साफ किए उसको कपड़ा लेके? आज करो, आज एक काम करो, नंगे पैर जाना और कपड़ा लेकर के उसको क्या करना? साफ करना। वो भरा बैठा है अंदर से कि कोई आए और उसे छुए। वो उस दोस्त की तरह है जो अपना सारा गुबार निकालना चाहता है अपने दूसरे दोस्त पर, जिससे वो गुस्सा है। वो इतने सालों से खड़ा हुआ है, हवा उसके सरफेस को रगड़ मार मार के जा रही है, उसके सरफेस पे चार्ज इकट्ठा हुआ है। अगर वो इंसुलेट किया हुआ है तो चार्ज उसी पर इकट्ठा है। अगर इंसुलेट नहीं किया, सीधा दीवार में लगाए, तो चार्ज न्यूट्रलाइज होता रहा होगा। तो अगर वो इंसुलेट किया हुआ है तो तुम जैसे ही कपड़ा मारने को उसको छुएगा, तुमको छूने का पूरा एहसास होएगा कि तुमने कोई बढ़िया चीज छुई है।
तुमको याद भी रहेगा। समझ रहे हो? बात समझ में आई? याद क्यों रहेगा? कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ रहा है। और सोचो, बारिश होती है हमारे यहाँ, भाई सबके यहाँ होती है, बारिश में बिजली कड़कती है, ऊपर किसी ने जनरेटर लगाया है क्या? अब हिंदू माइथोलॉजी की माने तो इंद्रदेव और वरुण देव मिलके बारिश करा रहे हैं। अब ऊपर हमने ढूंढे, वो मिले तो नहीं, तो फिर बिजली कहां से आई भाई? इतनी सारी बिजली। क्लाउड्स में स्टैटिक चार्ज होता है। कैसे होता है? उसके पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं? फ्रिक्शन, जिससे उस पर चार्ज पैदा होता है और बिजली कड़कती है। हाँ ना बोलो। तो क्या तुमको पता चला इन सभी एग्जाम्पल से कि चार्ज का जो मूल रूपेण ओरिजिन है वो क्या है? फ्रिक्शन। क्या है? तो अगली लाइन में एग्जाम्पल डाल के छोड़ दो और अपने शब्दों में हिंदी में लिख लेना घर जाके। जो जो मैंने एग्जाम्पल्स तुम्हें बताए वो घर पे जाके आराम से शांति से हिंदी में लिख लेना। लिख लोगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछेगा, एक सवाल जिसका जवाब तुम दिमाग लगा के देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा, गोला बनाइएगा, यह एक बॉडी ए, यह एक बॉडी बी, ठीक है। इनिशियली बोथ वर न्यूट्रल। इनिशियली दोनों कैसी थी? और इनिशियली ए और बी आइडेंटिकल भी हैं। इनिशियली ए और बी कैसी हैं? आइडेंटिकल भी हैं। अब क्या किया गया? ए को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया और बी को, बताओ किसका मास ज्यादा, ए का या बी का? एक सेकंड सोच लो और खोपड़िया पे जोर दे के हमको बताओ किसका मास ज्यादा, ए का मास ज्यादा या बी का मास ज्यादा? कितने लोग कह रहे हैं ए का मास ज्यादा भाई? कितने लोग कह रहे हैं बी का मास ज्यादा भाई? कुछ लोगों को कुछ नहीं पता, सत्संगी कीर्तन में आए हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बात एकदम सत्य है। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों आइडेंटिकल थे, पहले समझना बात को, लॉजिक को समझना। अगर मैं ये कह दूं कि इस पे 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल थे, और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे तो इस पे भी 5 प्रोटॉन होंगे और 5 इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कब आएगा पॉजिटिव चार्ज? जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी, यानी कि अब इसमें 5 प्रोटॉन रह गए और मान लो, मैं ये मान लेता हूं 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। और उस पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा मेरे भाई? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो मान ले 5 प्रोटॉन रहे और 6 इलेक्ट्रॉन रहे, तभी तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? तो इस पे एक पार्टिकल फालतू है ना भाई, और इसी वजह से मास ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ ए। मतलब कि एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक सिमिलरली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी से हैवियर होती है, ठीक है। एग्जामिनर उल्लू बना के यह भी सवाल पूछ सकता है कि क्या चार्ज के साथ मास भी ट्रांसफर होता है? क्या चार्ज के साथ मास भी ट्रांसफर होता है? उत्तर है हाँ। अबे गधो, चार्ज तो तभी ट्रांसफर होगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन में मास होता है। अरे कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। कम होता है पर होता तो है ना। तो अगर तुमसे पूछ ले कि क्या चार्ज के साथ मास भी ट्रांसफर होगा, तो उत्तर क्या है? हाँ भाई होगा। कम होगा बट होगा। बोलो चमका। यह सवाल समझ आया?
उतारो। नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। बार बार यही कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट को जितना बेहतर तरीके से पकड़ेंगे आंसर उतना बेहतर आएगा, नतीजा उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत अच्छे। सही है, ठीक है तिशा, बहुत अच्छे। किताब जो आई है पहली बुक की, उसमें तकरीबन 600 पेज हैं, बहुत मोटी है। आ गई ना बन के? 600 तब करवा पाए जब सिंगल पेज पे 2 साइड छपवाए हैं, बीच में लाइन डाल के, आधा इधर आधा इधर। मैं कहा फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दो, वरना बच्चा इसको देख करके जो है ना बेहोश हो जाएगा कि ये हमको फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। जो किताब छापने वाला था वो भी ये कह रहा था, सर कहाँ से लाए ये सारा माल उठा के आप? सब कुछ डाल दिया। किसी को एंट्रेंस की भी तैयारी करनी है, वो भी उसी के सवाल करके कर लो, सारे यहीं कर डालेंगे भाई, कुछ नहीं छोड़ना। नहीं आई बात समझ में? एक बात हमेशा याद रखनी है तुम लोगों ने, जब भी तुम यहाँ 12th पढ़ोगे ना, मेरे साथ साथ चलोगे, मुझे आगे मत निकलने देना। एक बार अगर मैं तुमसे आगे निकल गया तो यकीन मानो फिर तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। आज पढ़ाया मैंने ये, अभी घर जाओ, आधा घंटा बैठो, इसको फटाक से रिवाइज कर लो। कैसे? लिख के। कैसे? लिख के, बोल के नहीं। फिजिक्स और मैथ बोल के नहीं पढ़े जाते, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ओरली पढ़ी जाती हैं। लिख के रिवाइज कर लो, ये सेट हो जाएगा। जब अगली क्लास में आओगे तो एक ऐसा टॉपिक आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे ही न्यूमेरिकल होंगे तुम्हारी बुकलेट के अंदर तुरंत उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक जगह दिए हुए हैं, और फिर उसमें दिया हुआ है टेस्ट योरसेल्फ। घर जाइएगा, याद कीजिएगा, प्रोटोटाइप क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और वो टेस्ट योरसेल्फ वाले सारे सवाल कर डालने हैं। जो नहीं होने उन पे क्या मार लेना है? गोला। तो जब डाउट क्लास होगी तो वो गोले पूछ लेने हैं। बोलो चमका। ये तरीका है पढ़ने का। एक बात मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे आगे मत निकलने देना, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैंने आज पढ़ाया क्या तुम्हारी खोपड़ी में घुसा? घर जाके आज का काम और सोचो ये बैठ करके कि चार्ज ओरिजिन में फ्रिक्शनल होता है, क्या इसके और कोई एग्जाम्पल हैं जो हमारे चारों तरफ ही बिखरे पड़े हैं बट हम देख नहीं पा रहे? हाँ ना बोलो, ठीक है? तो इसको अगली क्लास में पढ़ के आएंगे। और अगर किसी भी चिरकुट को कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो हमसे क्या कर लेंगे भाई? अगली कक्षा में संपर्क करेंगे और हमसे पूछ लेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अग्रिम कक्षा में। तुम दो बच्चे जाते टाइम मेरे से एक बार मिलते हुए जाना।